हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर को गर्म करने में कौन कौन सी प्रोसेस या विधियां इस्तेमाल होती हैं, यूज होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, कि पूरे अर्थ पे टेम्परेचर सारी जगह एक जैसा नहीं है, अनइवन है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं हूं अजय चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबाला कैंट। तो तापमान क्या है, पहले तो उसको जान लेते हैं कि भूतल से 4 फुट ऊंची वायु की गर्मी को तापमान कहेंगे। 4 फुट ऊंचे इसलिए मानते हैं कि वो ही ज़्यादा इफेक्टिव है ह्यूमन के लिए, जो डायरेक्ट इफेक्टिव है, इसलिए हम 4 फीट ऊंचाई को मानते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर है जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जो हॉरिजॉन्टल अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि सारे अर्थ पे टेम्परेचर अलग अलग क्यों पाए जाते हैं। तो उसके कुछ कारण हैं, अक्षांश है, समुद्र तल से ऊंचाई, और ये सब है। इनको बारी बारी से अब हम आने लेक्चर में देखेंगे। पहला है अक्षांश, लैटिट्यूड। ये हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे इंसोलेशन को प्रभावित करने में लैटिट्यूड, अक्षांश का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? वही इंसोलेशन अल्टीमेटली टेम्परेचर को बढ़ाएगा, और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने में भी अक्षांश का है। ये भी हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं, तो वहाँ काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया है, तो वो लेक्चर जरूर देखें इसको समझने के लिए। या मोटे मोटे तौर पर दो चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है इसमें। एक तो इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर और एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस एंगल पर अर्थ से टकराती हैं, जैसे इक्वेटर पे कहते हैं ना, सारा साल सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चलो मार्च और सितंबर में तो बिल्कुल स्ट्रेट होती ही है, बाद में थोड़ी सी हल्की सी इंक्लाइंड हो जाती है, पर तकरीबन वो लगभग सीधी है, 90 डिग्री के ऊपर हिट करती है। तो सीधी होने से और तिरछी होने से क्या होगा, पोलर एरिया पे तिरछी पड़ती है। तो सीधी किरणें क्या है, यहाँ देखें, सीधी किरणें एक छोटे एरिया पे पड़ती है, और छोटे एरिया पे पड़ती है तो पर यूनिट जो एरिया पे वो ज़्यादा गर्म कर पाएंगी, और तिरछी किरणें एक बड़े एरिया पे पड़ती है और वो पर यूनिट जो सरफेस एरिया को कम गर्म कर पाएंगी, क्योंकि सेम अगर आ रही हैं तो भी। अब सीधी और तिरछी में एक और फर्क होता है कि उसमें एटमॉस्फेयर का इफेक्ट होगा। सीधी किरणें देखें वो कम वायुमंडल की मोटाई से गुजरती हैं, तिरछी किरणें ये देखिए ज़्यादा वायुमंडल की मोटाई से गुजरती है। यही वजह है कि सुबह और शाम को सूर्य से आने वाली किरणें हमें तिरछी प्राप्त होगी, तो वो ज़्यादा हमें रेडिएशन नहीं देते हैं, ज़्यादा ऊर्जा नहीं देते हैं। जबकि दोपहर के समय जब वो सीधी जाती है तो तब वो ज़्यादा मिलती है। वो कारण क्या है, उनको ज़्यादा वायुमंडल की मोटाई से होके गुजरने में होता क्या है कि जब ये इंसोलेशन या सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल से आती हैं तो उसमें बहुत सारी कुछ क्रियाएं होंगी। जैसे एक तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, दूसरा स्कैटरिंग हो जाएगी, रिफ्लेक्शन। तो ये प्रोसेस होगी, ये क्या करेगी, इंसोलेशन को धरती तक कम आने देगी, रोक लेंगे। तो वायुमंडल में, और यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, और ये सारे के सारे, ये और वाटर वेपर भी होंगे, तो वो एब्जॉर्प्शन करेंगे, स्कैटरिंग करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब है कोई भी कण आके टकरा के वापस चला गया, जैसे बादल है उससे टकरा के वापस चली जाती है, तो इंसोलेशन में जो 35 यूनिट है वो तो टकरा के वापस ही चली जाती है, रिफ्लेक्शन होती है अर्थ या उसके पार्ट से, एटमॉस्फेयर से, तो जिसको हम एल्बिडो ऑफ अर्थ कहते हैं। तो वो तो एनर्जी यूज नहीं हुई ना। एब्जॉर्प्शन क्या है, रास्ते में जैसे ओजोन लेयर है, वाटर वेपर है, और डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया, ओजोन ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब कर लिया, तो अर्थ तक कम इंसोलेशन आने देगी। स्कैटरिंग है, कुछ पार्टिकल्स जो धूलि कण है, गैस के कण है, उनसे टकरा के अनियमित अगली किरण आ रही उसको यहाँ रिफ्लेक्ट कर दिया, अगली किरण है उसको यहाँ रिफ्लेक्ट कर दिया, अगली किरण उसको यहाँ, तो अनियमित रूप से रिफ्लेक्शन कर देते हैं। तो ये भी तब एक रिफ्लेक्शन ही है, ये एक नियमित रूप से, ये अनियमित रूप से रिफ्लेक्शन है। तो इस सारी प्रोसेस की वजह से जो लॉस होता है इंसोलेशन को, ज़्यादा होगा। तो जहाँ से तिरछी किरणें होंगी, ज़्यादा वायुमंडल की मोटाई से गुजरना पड़ेगा, तो ये क्रियाएं ज़्यादा होगी और अर्थ पर कम इंसोलेशन मिलेगा। यही वजह है जो पोलर एरिया है वहाँ पे कम इंसोलेशन मिलेगा, और वहाँ पर सारा साल बर्फ जमी रहती है। जबकि इक्वेटर उसके आसपास के एरिया पे ज़्यादा इंसोलेशन मिलेगा, तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है।
समुद्र तल से ऊंचाई सेकंड फैक्टर है, बड़ा ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सन से जो रेडिएशन आ रही है वो शॉर्ट वेव के रूप में आ रही है। शॉर्ट वेव में ज्यादा एनर्जी आती है, मोर एनर्जी होती है, और वायुमंडल उसको रोक नहीं पाता, और ये आएगी अर्थ से। अब ये टकरा रही है, बताया ना 51 यूनिट अर्थ तक आ जाती है, और अर्थ अब इससे गर्म हो जाएगा। अर्थ गर्म होने से अब ये भी रेडिएशन निकालेंगे। अब ये रेडिएशन निकालते हैं लॉन्ग वेव्स के रूप में, शॉर्ट वेव्स के रूप में, ये शॉर्ट वेव्स है, और लॉन्ग वेव्स के रूप में जब अर्थ से रेडिएशन निकलती है उसकी एनर्जी होती है ये लॉन्ग वेव, और लेस एनर्जी होगी उसमें, उसको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर रोक लेंगे और वायुमंडल गर्म हो जाएगा। अब वायुमंडल का सोर्स क्या हो गया गर्म होने का? अर्थ सरफेस, क्योंकि अर्थ सरफेस से जैसे जैसे दूर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो तापमान में गिरावट आ जाएगी। एक और वजह है कि ये जो लॉन्ग वेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स है मेनली इनमें, तो उसको पकड़ने का काम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर और मीथेन गैस, इस तरह की गैस। उनका कंसंट्रेशन अर्थ सरफेस के आसपास ज़्यादा होगा। ऊपर क्या है, एयर का डेंसिटी कम है, विरल है, दूर दूर कण है, तो वो उसको पकड़ने में ज़्यादा सक्षम नहीं होंगे। इसलिए अर्थ सरफेस के आसपास ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और ऊपर जाएंगे टेम्परेचर में गिरावट आएगी। ये गिरावट जो आती है उसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, जो कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 1 किलोमीटर में ये लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। यहाँ डायग्राम में देखें, ये 1000 मीटर पर अगर ये है, यहाँ पर ये 1000 मीटर, 2000 मीटर और 3000 मीटर के ऊपर तापमान में वो दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर लगभग 23.5 डिग्री है, वहाँ 17 डिग्री है, और वहाँ पर 11.5 डिग्री तापमान है। तो इस तरह से तापमान में गिरावट होती जा रही है। तो दो वजह बताई थी, ऊपर एक तो लेस डेंस है और नीचे मोर डेंस है। ज़्यादा डेंस ज़्यादा गर्मी को पकड़ेंगे, लेस डेंस है तो कम गर्मी को पकड़ पाएंगे। दूसरा ये था सोर्स है अर्थ, सन पहले अर्थ को गर्म करता है, अर्थ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकाल के फिर वायुमंडल को गर्म करेगी। तो जैसे जैसे सोर्स से दूर जा रहे हैं तो वहाँ पर गर्मी में कमी आएगी, और यही वजह है कि हिल्स, जो ऊंची हिल्स हैं, उनके ऊपर बर्फ जमी रहती है। एक इसका परफेक्ट एग्जाम्पल देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका में। यहाँ पे देश है इक्वेडोर। इक्वेडोर के दो वहाँ पर सिटी हैं, एक क्विटो और दूसरा गुआक्विल। एक क्विटो और दूसरा गुआक्विल। दोनों के दोनों इक्वेटर पे हैं। 0 डिग्री जा रही है तो ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए और सेम टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि अक्षांश से एक इक्वेटर पे पड़ रही है। परंतु देखें जो टेम्परेचर है गुआक्विल का 25 डिग्री सेल्सियस है, जबकि क्विटो का 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर। उसकी वजह यह है कि जो क्विटो है वो ज़्यादा ऊंचाई पर है। क्विटो कहाँ पे? 2800 मीटर की ऊंचाई पर है, एंडीज पर्वत है यहाँ पे, तो 2800 मीटर की ऊंचाई पर है। और गुआक्विल केवल 12-13 मीटर की ऊंचाई पर है, 13 मीटर है सी लेवल के पास। तो गुआक्विल बिल्कुल यहाँ पे सी लेवल के पास है, क्विटो ऊंचाई पर है। तो क्विटो का टेम्परेचर देखेंगे 16 डिग्री या उससे कम ही रहता है, और जबकि गुआक्विल का 28 डिग्री और 26 डिग्री के आसपास रहता है। ये एल्टीट्यूड का फर्क है, क्योंकि एक ऊंचाई पर है और एक समुद्र तल के पास। जो समुद्र तल के पास है, नीचे है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, और जो ऊंचाई पर है 2800 मीटर की ऊंचाई पर, वहाँ पर कम गर्मी है, यानी कि सर्दी ज़्यादा है। समुद्र तट से दूरी, या इसको कंटिनेंटलिटी बोलते हैं, वो भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है। कि क्या है, समुद्र का जो प्रभाव होता है वो समकारी प्रभाव है, क्योंकि समुद्र देर से गर्म होते हैं, देर से ठंडे होते हैं, जबकि लैंड मासेस जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। तो अब इंसोलेशन आ रही है, मान लो अभी सर्दी के बाद गर्मी का सीजन आया, गर्मी का सीजन जैसे ही आता है तो क्या होगा, ये दोनों ही ठंडे हैं। अगर मान के दोनों सेम ठंडे हैं, अब क्या होगा, गर्मी जैसे स्टार्ट हुई तो इंसोलेशन आया, तो जो ओशन है, समुद्र है, वो देर से गर्म होंगे और ये लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया, वहाँ पे टेम्परेचर अभी कम है। तो क्या है, यहाँ पर प्रेशर
कम हो जाएगा गर्मी बढ़ने से या प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगी, वो हवा समुद्र के ऊपर से जाएगी, समुद्र कैसे ठंडे हैं तो अपनी ठंडक वहाँ ले जाएगी, तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे कोस्टल एरिया का। अब करते हैं, गर्मी के बाद सर्दी का सीजन आ गया। सर्दी का सीजन आ गया तो लैंड तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, परंतु ये धीरे धीरे ठंडे होंगे। तो तुलनात्मक रूप से क्या है, ये गर्म रहते हैं समुद्र जब लैंड ठंडी हो जाती है। तो क्या होगा, जब ये यहाँ पे गर्म होंगे तो ये ज़्यादा ठंडे होने की वजह से यहाँ से हवा चली, ज़्यादा हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर है तो हवा इस डायरेक्शन में चली, तो अपनी ठंडक इसको दे देगा। यहाँ पे लगातार ठंडक वहाँ सी की तरफ ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो इस तरह से देखेंगे, गर्मियों में ठंडक देगा, सर्दियों में गर्मी देगा, तो वहाँ पे समकारी प्रभाव रहेगा। परंतु समुद्र तट से जो दूरी जैसे बढ़ी जाएगी, कंटिनेंट के अंदर है, इंटीरियर पार्ट है, तो उसको कंटिनेंट टाइप क्लाइमेट कहेंगे, इसको कहते हैं मैरी टाइम क्लाइमेट। तो मैरी टाइम क्लाइमेट सम होता है, गर्मियों में कम गर्मी, सर्दियों में कम सर्दी। जो कंटिनेंटल टाइप क्लाइमेट होगा, जो दूर होंगे सी या ओशन से, वहाँ पे गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। जैसे अंबाला के अंदर देखें, ये सी से बहुत ज़्यादा दूर है, तो गर्मियों में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, 45-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास सामान्य सी बात है, और सर्दियों में 0 डिग्री 1-2 डिग्री तक हो जाता है। सर्दियों में ज़्यादा सर्दी, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी। वजह क्या है कि समुद्र देर से गर्म क्यों होते हैं और लैंड जल्दी गर्म क्यों हो जाती है? एक तो है कि स्पेसिफिक हीट पानी की ज़्यादा होती है और लैंड की, भूमि की, रेत की कम होती है। स्पेसिफिक हीट का मतलब है 1 ग्राम मैटर को या पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पे जो ऊर्जा खर्च होगी उसको स्पेसिफिक हीट कहेंगे। तो पानी की स्पेसिफिक ज़्यादा है तो पानी को गर्म करने में ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जबकि रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है, जब इंसोलेशन मिलती है तो पानी के ये काफ़ी अंदर तक भी पेनिट्रेट कर जाती है, अंदर तक उसको गर्म करना पड़ता है, जबकि लैंड का तो सिर्फ थोड़ा सा सरफेस ही गर्म करना पड़ता है, ज़्यादा गहराई तक गर्म करने की वो गर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर इसलिए भी ये देर से गर्म होंगे। एक और बात है कि जब सूर्य की किरणें पड़ेंगे तो यहाँ पे एक प्रोसेस होगा, इवेपरेशन, वाष्पीकरण होता रहेगा। तो यहाँ के जो बूंदे पानी हैं वो वाष्प बन के उड़ते रहेंगे, और वो जो वाष्प बनने में है लिक्विड से गैस में चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो सराउंडिंग से एनर्जी लेगी लेटेंट हीट के रूप में, वो ओशन से भी लेगी वो एनर्जी। तो ओशन क्या, साथ के साथ ठंडे भी होते रहते हैं। जैसे हमें पसीना आता है तो जैसे ही पसीना सूखेगा, एवेपरेट होगा, तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाएगी। हाथ के ऊपर सैनिटाइजर डालें तो सैनिटाइजर पानी के मुकाबले बहुत जल्दी इवेपरेट होगा, तो एकदम से कूलिंग इफेक्ट आता है। तो वो इवेपरेशन एक कूलिंग इफेक्ट करेगा, तो ओशन को साथ के साथ ठंडा भी करता रहेगा, जबकि यहाँ पे इवेपरेशन लैंड के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं है। एक और बात है कि यहाँ पर सन से आने से एनर्जी से गर्म हुई, और गर्म होने के बाद ये पानी मूव कर गया दूसरी जगह पर, तो इससे या ठंडे इलाकों की तरफ चला गया, ठंडे इलाकों से और ठंडा पानी आ गया, अब वो गर्म हो गया, अब वो मूव हो गया। तो मूवमेंट जब चलती रहेगी तो वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएंगे, जबकि लैंड तो मूव हो नहीं सकती, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगे। तो ओशन देर से गर्म होंगे और लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी। जब ठंडे होने की बात है, क्योंकि बहुत सारा ये वाटर बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब होगी, काफ़ी गहराई तक चलेगी, काफ़ी बड़ा एरिया गर्म हो गया, स्पेसिफिक हीट भी ज़्यादा थी, तो अब ये ठंडे होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगाएगी, पर लैंड, भूमि बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो जल्दी ठंडी होने के, और ये जो कंट्रास्ट बना रहेगा इन दोनों का, तो कोस्टल एरिया पर तो समकारी प्रभाव इस तरह से बना रहेगा, ये गर्मी और सर्दी देती रहेगी। अब इसका एक परफेक्ट एग्जांपल देखें, यूएसए के अंदर 2 स्टेशन हैं, एक है डलास और दूसरा सैन डिएगो, जो सेम लैटिट्यूड के ऊपर है, यानी कि जो लैटिट्यूड का इफेक्ट है वो दोनों पर सेम पड़ रहा है। तो सैन डिएगो तो क्या है, सी के पास है,
और वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर है। ये देखिए सैन डिएगो का 16, 17, 18, 20 तक जाके गर्मियों में थोड़ा 20 के आसपास चल गया, सर्दियों में 15, 16 आ गया। केवल 5-6 डिग्री का वेरिएशन होता है। जबकि डल्लास कहाँ है, कोस्टल एरिया से दूर है, तो वहाँ पर देखें सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाती है और गर्मियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पर 4 डिग्री से 27 डिग्री, 28 डिग्री, लगभग 24 डिग्री का वेरिएशन आ गया। ये वही वजह से कि वो कंटिनेंट के अंदर पड़ता है। जैसे ये तो आ गया सैन डिएगो कोस्टल एरिया पे, डल्लास ये से काफ़ी दूरी पर है, जबकि है एक ही लैटिट्यूड के ऊपर। ये जो लैटिट्यूडल इफेक्ट था, जो इंसोलेशन मिल रही है दोनों जगह मिल रही है बराबर है, पर वहाँ पानी है क्योंकि आसपास सी है तो वो उसका समकारी प्रभाव डालेगा। और डल्लास क्योंकि कंटिनेंट के अंदर है तो वहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा। सागरीय धाराएं यानी कि ओशन करंट्स, उनका भी टेम्परेचर किसी जगह पे कितना है उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट है। ये देखो ये इक्वेटर है, यहाँ पे इक्वेटर पे सारा साल सूर्य की किरणें लगभग इस पे लंबत पड़ती है, इक्वेटर और आसपास के एरिया में। तो यहाँ का पानी गर्म हो गया, गर्म होने के बाद ये क्या है, उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ गया। यहाँ जहाँ जहाँ ये पानी जाएगा वहाँ तक ये अपनी गर्मी लेके जाएगा और नॉर्थ से यानी कि पोलर एरिया से इक्वेटर की जो तरंग चली है वो क्या होगी, जैसे ये वाली तरंग है, ये वाली करंट है, तो ये अपने साथ सर्दी लेके आएगी, ठंड लेके आएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं जिन इलाकों के पास गर्म जलधाराएं चलती हैं वहाँ का तापमान ज़्यादा होगा और जिन इलाकों के पास ठंडी जलधारा चलेगी वहाँ का तापमान कम होगा। जहाँ ये गर्म जलधारा चल रही है, जो इनके ऊपर से चलने वाली वायु है वो इस गर्मी को कोस्टल एरिया और काफ़ी अंदर तक भी ले जाती हैं, यानी कि टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये इस एरिया की हम बात कर रहा हूं मैं। यहां पर ये देखिए ये एरिया, ये है नॉर्वे, ये इधर ये एरिया है, और ये लेब्राडोर, ये वाला पोर्शन लेब्राडोर के पास यहाँ पे एक ठंडी जलधारा आती है जिसको कहते हैं लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। और जो ये इक्वेटर से जा रही थी, ये मैक्सिमम करंट्स, फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करके ये यहाँ इस तरफ तक चली गई, नॉर्वे के पास से। ये दिखा रही है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है और ये नॉर्वे के पास से चली गई। अब लेब्राडोर और यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड जगह, ये लगभग देखें तो इनमें बहुत ज़्यादा नहीं है डिफरेंस। न्यू फाउंडलैंड तो 50 डिग्री नॉर्थ पे पड़ता है और लेब्राडोर 60। लेब्राडोर और नॉर्वे ये एक ही अक्षांश के ऊपर पड़ रहे हैं, ये देखो। अब यहाँ पर समुद्र सारा साल खुला रहेगा, थोड़ा गर्म रहेगा पानी, और यहाँ की जो पोर्ट्स है बंदरगाह या ओपन रहेगी, शिप आ जा सकते हैं। परंतु इस इलाके में देख लें लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पर क्योंकि ठंडी जलधारा है, गर्म पानी नहीं आता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होगी जिसकी वजह से समुद्र जम जाते हैं और ये लगभग 9 महीने तक ये पोर्ट्स बंद रहती हैं, यहाँ पे आवागमन नहीं आता, बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर। तो ये फर्क है ओशन करंट्स का कि एक ही अक्षांश के ऊपर है। अक्षांश एक बहुत बड़ा फैक्टर है कहीं पर गर्मी या सर्दी को डिसाइड करने वाला, पर ये देखें ओशन करंट्स ने उस फैक्टर को भी नेग्लिजिबल कर दिया कि जहाँ ठंड हो सकती थी वहाँ गर्मी पहुँचा दी, वहाँ पर इक्वेटर से जो गर्मी आई है इक्वेटोरियल एरिया से, और लेब्राडोर पे जहाँ ऊपर से ठंडी तरंगें आ रही हैं, ठंडी ओशन करंट्स आ रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ इतनी सर्दी हो गई कि वहाँ पर समुद्र भी जम गए और ये 9 महीने ऐसी कंडीशन यहाँ पे रहती है। अब परचलित पवने देखो, जो सारा साल एक ही डायरेक्शन में पवने चलती रहती हैं उनको परचलित पवने कहते हैं। अभी हमने क्या था कि कहीं से गर्म जलधारा जा रही है, गर्म जलधारा के ऊपर से कुछ ये परचलित पवने चलती रहेंगी तो अपनी गर्मी उनके साथ ले जाएगी। इसी तरह अगर कोई ठंडी जलधारा के ऊपर से पवने चलते हैं वो अपने साथ
ठंडी लेके जाएगी, तो टेम्परेचर को गिरा देगी नए इलाके के अंदर। तो परिचलित पवनें किसी जगह के तापमान को प्रभावित करने में अहम रोल अदा करती हैं। यहाँ पर एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। ये हालांकि ये सारा सिस्टम तो अगले लेसन में हम देखेंगे, प्रेशर बेल्ट्स और सारा कुछ है। यहाँ पे अब मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं। ये इक्वेटर है, ये यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है और ये लो प्रेशर बेल्ट है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये पवनें चल रही हैं। जब ये पवनें ईस्टर्न कोस्ट पे चल रही हैं तो क्या है, ईस्टर्न कोस्ट पे और समुद्र से जो भी चाहे गर्मी है ठंडक है उनको लेके आ जाएंगी, और वाटर वेपर भी है, उनको वाटर वेपर के साथ आ जाएगी। पर जैसे वो अंदर चलेगी, इस पोर्शन में आएगी, तो क्या हो गया, यहाँ से जो भी अगर मान लो थोड़ी ठंडक लेके चली थी तो वो ठंडक तो यहाँ तक दे दी, और जैसे जैसे और कंटिनेंट के अंदर ये बढ़ती जाएगी तो वो गर्म होती जाएगी और गर्मी वेस्टर्न कोस्ट तक गर्मी ही लेके आएगी इस तरह से। तो ये भी देखते हैं कि कौन सा लैंड मासिस कहाँ पर लोकेटेड है और वहाँ प्रचलित पवनें किस तरफ से आ रही है। अगर कंटिनेंट से कंटिनेंट की तरफ अगर प्रचलित पवनें आ रही हैं तो जिस जगह से आ रही है, अगर वहाँ ठंड है तो आगे ठंडक ही लेती हुई चली जाएंगी, अगर वहाँ से गर्म इलाके से है तो अंदर गर्मी लेके आ जाएंगी। और यहाँ पे वाटर वेपर की तो कमी होगी ही, यहाँ पर वाटर वेपर ज़्यादा होगी तो यहाँ पे तो बारिश कर देगी, यहाँ ठंडक भी रहेगी, उसके बाद मॉइस्चर रहेगा, और जैसे अंदर जाएगा तो वहाँ पर अलग कंडीशन हो जाएगी। इस तो प्रीवेलिंग विंड्स का यहाँ पर बस एक ही है कि टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट कहीं पर बढ़ाने घटाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। जिस तरह से ओशन करंट्स का है उसके साथ प्रीवेलिंग विंड्स का भी है। भूमि का ढाल देखें, स्लोप या एस्पेक्ट कैसे हैं। अब हिमालय को देखें, जैसे ये नॉर्थ में हिमालय की ये पीक्स है और सन किस तरफ है, इस तरफ से सन है, इक्वेटर यहाँ पर है। तो जो हिमालय की सदर्न, वो नॉर्थ स्लोप है, ये सदर्न स्लोप है। सदर्न स्लोप पे यहाँ पे सन रेज जा रही हैं, जबकि नॉर्दर्न स्लोप के ऊपर शेडो होगी, तो सदर्न स्लोप पे ज़्यादा इंसोलेशन मिलेगी। तो ये सदर्न स्लोप पे इंसोलेशन डायरेक्ट है, नॉर्दर्न स्लोप है क्यों, और यहाँ पे इंसोलेशन बहुत कम मिलेगी। इसका रिजल्ट देखें, अगर ये भूटान हिमालय का ही है, जो सदर्न फेसिंग है उसके ऊपर इंसोलेशन ज़्यादा मिल रहा है, तो वहाँ वेजिटेशन भी ज़्यादा है, घने जंगल है, और नदी के इस तरफ यहाँ पे इंसोलेशन इसको कम मिल रही है, तो वहाँ पर वेजिटेशन में भी कमी है। तो इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। यहाँ पे टेम्परेचर इतना रहेगा कि वेजिटेशन को अच्छे ग्रो करवा सकते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर में गिरावट आ गई, क्योंकि इंसोलेशन यहाँ ज़्यादा मिल रहा है तो टेम्परेचर भी यहाँ पे ज़्यादा है। भूतल का स्वभाव देखें तो भूतल क्या वहाँ पर कोई आवरण है, भूतल पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वेजिटेशन कवर है, या बैरन लैंड है। जैसे अगर काली मिट्टी ओपन में है, कोई वेजिटेशन कवर नहीं है, या बालू मिट्टी है, तो वो ज़्यादा इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करेंगे और ज़्यादा गर्मी बढ़ा देंगे। जबकि अगर स्नो कवर्ड एरिया है या वाइट नमक का एरिया जैसे कच्छ के इलाके में देखें, वहाँ पर क्या है, जो भी इंसोलेशन आएगी उससे टकरा के वापस चली जाएगी। तो वहाँ पर क्या तापमान इस फैक्टर की वजह से कम रहेगा, क्योंकि ज़्यादा को रिफ्लेक्ट करती है। जो स्नो कवर्ड एरिया उसका तो एल्बिडो 98-99% तक है, कि 100 अगर यूनिट वहाँ पे आ रही है तो 99 वहाँ से चली जाएगी। पूरे अर्थ का अगर औसत देखें तो 2 है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। तो एल्बिडो पूरे अर्थ पे जितनी भी इंसोलेशन आ रही है तो स्नो कवर्ड एरिया केवल 2% वहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं रिफ्लेक्शन में, परंतु जो स्नो कवर्ड एरिया पर जितनी इंसोलेशन गिर रही है उसका 98% वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो ये वहाँ पर ज़्यादा तापमान नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इंसोलेशन ही कम मिल रही है। दूसरी तरफ अगर यही यहाँ पे काली मिट्टी होती तो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती और तापमान ज़्यादा हो जाता है। अगर वेजिटेशन कवर है तो वेजिटेशन क्या है, कुछ इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करती है, कुछ को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे ग्रीन, ये पौधे क्या ग्रीन क्यों लगते हैं, हमें दिखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर नीला हरा लाल तीनों वो रेडिएशन पड़ रही है, पर नीले और लाल को तो एब्जॉर्ब कर लिया और हरे को रिफ्लेक्ट किया है। तो कुछ एब्जॉर्ब किया, जहां अगर उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो अल्टीमेटली वहां टेम्परेचर को बढ़ाएगी। तो भूतल का स्वभाव इस तरह से भी प्रभावित करता है किसी भी जगह के टेम्परेचर को डिसाइड करने में। मेघ और वर्षा,
जिन इलाकों के अंदर वर्षा अक्सर होती रहती है तो क्या है, बादल हैं, बादल इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं और अर्थ तक बहुत कम इंसोलेशन पहुंचने को मिलेगी, तो दिन के समय वहाँ पे तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। दूसरी जगह ऐसी जगह जहाँ पर क्लाउड्स नहीं हैं, वहाँ दिन भर इंसोलेशन आएगा, डेजर्ट के अंदर खास तौर पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। अब रात के अगर वक्त देखें तो डेजर्ट का ही जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो कोई क्लाउड तो है नहीं यहाँ पर, तो जितना इंसोलेशन आ रहा था लगभग उतना या उससे भी ज़्यादा वापस जा सकता है, तो रात के समय तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगी। और जहाँ बादल हैं वो रात के समय जब इंसोलेशन जाएगा उसको भी क्या करे, रिफ्लेक्ट करेगा, ऊपर से आता है उसको भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, नीचे से कोई वो रेडिएशन जा रही है, थर्मल वेव जा रही है, उसको भी रिफ्लेक्ट करती है और वापस अर्थ तक भेज देती है। तो रात के समय तापमान में यहाँ पे गिरावट नहीं आती ज़्यादा, तो दिन के समय पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होने देती और रात के समय बहुत ज़्यादा तापमान में गिरावट नहीं आने देती। डेजर्टिक कंडीशन जहाँ होगी, दिन में तापमान बहुत ज़्यादा ऊंचे हो जाएंगे और रात को तापमान बहुत कम हो जाएंगे। ये मेघ या वर्षा का असर है किसी भी जगह के तापमान को डिसाइड करने में। अब देखें कि ये सारे फैक्टर को स्टडी करने के बाद पूरे ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तापमान का डिस्ट्रीब्यूशन। एक ये औसत तापमान है पूरे साल भर का, गर्मी सर्दी का सबका औसत निकाल लिया। तो ये देखें, ये एरिया है जो बड़ा डार्क रेड एरिया है, यहाँ पे तापमान 20 से 30 डिग्री के बीच में है। ये कौन सा है? ये इक्वेटर है। इक्वेटर के आसपास का नॉर्थ और साउथ में इक्वेटर के ये सारा ग्राम है, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन। और जैसे इससे दूर जाते जाएंगे वहां पे गर्मी में गिरावट आ जाएगी। ये तो लैटिट्यूड का इफेक्ट है, पर एक खास तुम चीज यहाँ पे नोटिस करोगे, ये इक्वेटर के उत्तर में ये करीब करीब ये देखें इस इलाके में, यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट है। ये जो ब्लैक स्पॉट यहाँ पे नजर आ गए, ये इस तरफ को, ये ज्यादा टेम्परेचर को दिखा रहे हैं। इनकी इक्वेटर के ऊपर जहाँ सारा साल सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, वहाँ टेम्परेचर ना होकर इन इलाकों में ज़्यादा टेम्परेचर दिखा रहे हैं, मोर टेम्परेचर। ये वजह क्या है, यहाँ ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्लियर स्काई है। यहाँ पर तो इक्वेटर पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जंगल भी हैं और जो ओशन से यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होता रहेगा, हवा ऊपर उठेगी और दोपहर 2 बजे के बाद बारिश हो जाएगी, बादल छा जाएंगे। परंतु ये डेजर्ट जहाँ जहाँ कंडीशन है, ड्राई कंडीशन है, वहाँ पर क्लियर स्काई होगा तो बहुत ज़्यादा तापमान में बढ़ोतरी है, इसके मुकाबले में वहाँ पर ज़्यादा तापमान देखने को मिलता है। पर्वतीय अवरोध या माउंटेन बैरियर का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि पूरे क्लाइमेट को इफेक्ट करने में तो है ही, तापमान को इफेक्ट करने पर भी है। जैसे कोई यहाँ पे ओशन है, यहाँ ओशन से जो इधर विंड्स जा रही हैं, प्रीवेलिंग विंड्स जा रही हैं, उनको कहते हैं विंडवर्ड साइड। ये वाली साइड है विंडवर्ड साइड और ये वाली साइड कहलाती है जो दूसरी अपोजिट लीवर्ड साइड। जब इधर से आएगी तो क्या है, हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, बारिश होगी, तो यहाँ पे वेट कंडीशन होगी। और जब इस माउंटेन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएगी, अब ये क्या है, नीचे उतरेगी हवा। जब नीचे उतरती है तो कंप्रेशन की वजह से गर्म हो जाती है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कंप्रेशन की वजह से हवा का गर्म हो जाना, और गर्म हवा कभी बारिश नहीं करती, और यहाँ पे कोई बारिश नहीं तो रेन शेडो एरिया और ज़्यादा टेम्परेचर होगा। इधर क्योंकि कूलिंग ऊपर उठ रही है, कूलिंग हो रही है, बारिश हो रही है, तो इधर तापमान बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से भी ये एक इफेक्ट करती है, क्लाइमेट को इफेक्ट कर रही है। एक और चीज़ है कि ये एक कहीं से अगर प्रीवेलिंग विंड्स आ रही है तो उसको कहीं ना कहीं रोकने का भी काम करती है। अगर ज़्यादा ऊंचाई है तो उन विंड्स को रोक भी देती है, और वहाँ से मान लो सर्दी गर्मी आ रही तो उनको भी रोकने का काम करती है। ये एक एग्जांपल से समझे। ये वर्ल्ड मैप है, इसमें ये है इंडिया, इंडिया के नॉर्थ में हिमालय, ये इंडिया, इंडिया के नॉर्थ में ये हिमालय। तो हिमालय क्या कर रहा है, जो सेंट्रल एशिया से यहाँ से ठंडी हवा चल रही है उनको रोक देगा। यहाँ देखो चाइना का ये पोर्शन बर्फ से बर्फीला वीरान एरिया है, ये वाला ज़्यादा डेवलप एरिया इधर वाला है। ये चाइना का ये बहुत बड़ा एरिया, तो ज़्यादा डेवलप एरिया ये है। जो ये वाला एरिया काफ़ी वीरान, काफ़ी यहाँ पर बर्फ को बहुत ही हॉस्टाइल यहाँ का क्लाइमेट है। जबकि
इंडिया का बड़ा ही यहाँ पे सूटेबल क्लाइमेट है, कितनी पॉपुलेशन यहाँ गंगा के मैदान में मिलती है। दोनों के बीच में क्या है, हिमालय है। हिमालय ने उन पवनों को बैरियर का काम किया, इधर आने नहीं दिया। अगर वो आ जाती तो यहाँ पर भी तापमान -20 के आसपास होता सर्दियों में, काफ़ी ठंड होती। अब ये देखिए, एक और मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये नॉर्थ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका पे यहाँ पर है, ये रॉकीज पर्वत है और यहाँ पे एपलेशियन पर्वत है। तो यहाँ की जो पर्वतों की है इस तरह से, जो क्या होगी, अब यहाँ से जो ध्रुवीय पवने या ऊपर से जो ठंडी पवने आ रही हैं वो बेरोक टोक काफी नीचे तक आ सकती हैं, और जब वापस जाएंगी तो ये गर्म पवने, जब गर्म पवने इधर से ऐसे चलेंगी तो ये गर्मी को काफी ऊपर तक ले जाएंगी। तो वहां पर कोई ऐसा बैरियर अवरोध नहीं था, तो इस वजह से यहाँ दक्षिण एरिया पर भी काफ़ी ठंड हो जाएगी सर्दियों में, और गर्मी में काफ़ी ऊपर तक की गर्मी ले जाएगी। जबकि यहाँ पे हिमालय है जो सर्दियों में जो बहुत ठंडी पवनें उनको रोक लेता है। तो इस तरह से माउंटेन बैरियर भी किसी जगह के तापमान को प्रभावित करने में बड़ा उसका इम्पोर्टेंट रोल है, किसी जगह के तापमान को डिसाइड करने में। तो इतना ये सारे फैक्टर जानने के बाद अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अब उनको देख लेते हैं। द फैक्टर ऑफ द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ऑफ ओशनिक वाटर। हमने ये सारे हॉरिजॉन्टल के अब फैक्टर करे हैं, तो ओशनिक वाटर को, ओशन के जो पानी है उसका टेम्परेचर को कौन सा प्रभावित कर रहा है, इनमें से फैक्टर विंड्स एंड लैटिट्यूड कर रहे हैं, या केवल लैटिट्यूड है, नन ऑफ दिस, और लॉन्जिट्यूड। किसी भी जगह के, चाहे पानी है चाहे किसी भी जगह पर जो तापमान है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे। देखो लैटिट्यूड तो इसी में आ ही गया, तो अब कोई कहे भाई लैटिट्यूड यहाँ पर भी, लैटिट्यूड वहाँ पर भी है, तो हमें ज़्यादा एक्यूरेट को सिलेक्ट करना है, कौन सा इनमें ज़्यादा है, क्या लॉन्जिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब है ये मान लो अर्थ है, ये अक्षांश रेखा है, ये लैटिट्यूड कहलाती है। लॉन्जिट्यूड का मतलब है ये अर्थ है तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ये जो रेखाएं हैं उनको लॉन्जिट्यूड कहते हैं। तो या इनमें से कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है, वो आपको जवाब देना है। टेम्परेचर डैश एज वी गो अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, जैसे इक्वेटर से नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड आगे इससे, तो तापमान में क्या गिरावट आएगी, बढ़ेगा, अनचेंज होगा, या कुछ नहीं होगा, या इनमें से कोई भी नहीं, वो देखें। In tropical zone, temperature is dash in eastern part and dash in western part। जैसे ट्रॉपिकल जोन में ये वाला जोन है, ये ट्रॉपिकल जोन है, ये ट्रॉपिकल जोन है, तो इसके ईस्टर्न पार्ट के अंदर टेम्परेचर कैसा होगा, जैसे ये ईस्टर्न पार्ट के ही है, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, और ये टेम्परेचर वेस्टर्न पार्ट पे कैसा होगा, ये मैंने बताया भी था। क्या इस ईस्टर्न पार्ट में लेस होगा और वेस्टर्न पार्ट में मोर होगा, या ईस्टर्न पार्ट में मोर होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, और वेस्टर्न पार्ट में लेस होगा। तो इसी तरह एक जगह मोर और इंटेंस, नन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा ज़्यादा है। तो अपना देखें, पहले लेक्चर को दोबारा से स्टडी करें, वो इसी लेक्चर को ध्यान से सुने और थोड़ा सा लॉजिक लगा के उसको आंसर ढूंढने की कोशिश करें इसका। Why is that the temperature of a hilly area is low compared to the other area? एक हिली एरिया का टेम्परेचर दूसरे एरिया से लो क्यों होता है, यानी कि ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है, किस वजह से आती है। बिकॉज ऑफ मोर ओशनिक करंट, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ओशनिक करंट्स हैं, वहाँ ओशन कहाँ से आ गए, करंट्स है ना। बिकॉज ऑफ द प्रेवेलिंग विंड्स, क्या प्रेवेलिंग विंड्स क्या जो पवने चले उनकी वजह से होगा। बिकॉज ऑफ द स्मॉल लैटिट्यूड, क्या उसका लैटिट्यूड अक्षांश रेखा से के आसपास होगी। स्मॉल लैटिट्यूड का मतलब 0, 1, 2, 10 के आसपास स्मॉल लैटिट्यूड, और जो बिग लैटिट्यूड्स हैं वो 80, 90 इस तरह से। क्या लैटिट्यूड का इफेक्ट है, या बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड या ऊंचाई का फर्क है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है तापमान में गिरावट आती है, वो हमने फैक्टर में क्या था। तो इनमें से कौन सा सही जवाब है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। Which of the following does not affect the temperature of a region? इनमें से किसी जगह का टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करते हैं ये। क्या विंड्स नहीं करती, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, नन ऑफ दीज डज नॉट इफेक्ट द टेम्परेचर। कि देखो विंड्स भी करती है, एल्टीट्यूड भी, लैटिट्यूड भी, ये तो सारे ही करते हैं, तो आंसर क्या होगा, बड़ा स्वाभाविक है। एरिया लोकेटेड नियर सी,
जो सी के आसपास एरिया है वहाँ पे तापमान क्या, मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या बहुत ज़्यादा ठंड होगी। वेरी हाई टेम्परेचर ऑलवेज, या सारा साल ही गर्मी रहेगी वहाँ पर। या रेनी वेदर ऑलवेज, क्या वहाँ पर हमेशा वेदर रेनी वेदर ही रहेगा। तो ये कौन सा है? तो इसका टेम्परेचर के संदर्भ में इसका जवाब देना, क्योंकि हम टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। रेनी वेदर का तो कभी भी ध्यान दें, अगर कोई ओशन या सी के पास लैंड है, अगर उसके पास से जैसे ये कोई आइलैंड है, कोई जगह है यहाँ पर, ये है सी, ये लैंड, यहाँ पर कोई लोकेटेड है एक सिटी। अगर यहाँ से गर्म जलधारा चल रही है, अगर यहाँ से गर्म जलधारा चल रही है और पवनों की डायरेक्शन ये है, तो वहाँ पे रेनफॉल अच्छा होगा, काफ़ी रेनफॉल होता रहेगा। जो कह रहे हैं ना वेदर, रेनी वेदर ऑलवेज हो सकता है। परंतु यदि यहाँ से ये पवन ये ना चल के उल्टी ये चल रही है, कोल्ड करंट चल रही है, ये वार्म करंट नहीं चल रही, कोल्ड करंट चल रही है, तो ये कभी भी बारिश नहीं करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर सी के पास है तो वहाँ बारिश ही होगी, डिपेंड करता है कौन सी करंट से जा रही है। When the altitude is increased, why does the temperature decrease? जब एल्टीट्यूड बढ़ता है तो तापमान में गिरावट आती है। क्यों आती है भाई? क्योंकि हम सन के नज़दीक पहुंच रहे हैं। भाई सन के नज़दीक पहुंच रहे हैं तो तापमान में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी ना, पर वहाँ तो गिरावट आ रही है उल्टा। बिकॉज वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द अर्थ, हम अर्थ से दूर जा रहे हैं। तो अर्थ से दूर जाने से क्या होगा? तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा वायुमंडल को गर्म करने का सोर्स क्या है, क्या सन है या अर्थ है। बिकॉज ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, अर्थ से जो रेडिएशन निकलती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकलती है ना, जिससे वायुमंडल गर्म होता है। तो इनमें कौन सा सही जवाब है? हो सकता है ए भी है, हो सकता है बी भी है, सी भी है। अगर इस तरह के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं जहां तुम्हें लगता है भाई दो सही जवाब है, तो जो ज़्यादा एक्यूरेट है, जो ज़्यादा एक्यूरेट, उसको आपको पिक करना है। तो ये जानबूझ के इस तरह का क्वेश्चन दिया, तुम्हें लगे दो फैक्टर यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों सही होने चाहिए, तो मोर एक्यूरेट में देखना है इसके अंदर। एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय, एटमॉस्फेयर मेनली किससे होता है? शॉर्ट वेव ऑफ द सोलर रेडिएशन, केवल 14 यूनिट्स होता है, ध्यान देना। लॉन्ग वेव, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो अर्थ से जो जा रही है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेव की फॉर्म में क्या उससे होगा? रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, कोई रिफ्लेक्ट होके जा रही है, जैसे अर्थ से टकरा के कुछ रिफ्लेक्ट होगी, है ना, बादलों से टकरा कर, जिसको एल्बिडो कहते हैं, क्या उससे गर्म होता है वायुमंडल? या स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन जो, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मेन रीजन दैट द अर्थ एक्सपीरियंस हाईएस्ट टेम्परेचर इन सब ट्रॉपिक्स इन नदर्न हेमिस्फीयर रादर देन द इक्वेटर। भाई नदर्न हेमिस्फीयर में जो सब ट्रॉपिक का एरिया है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ, वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। उसका कारण क्या है? ये हमने डिस्कस भी किया था। सब ट्रॉपिकल एरिया टेंड टू हैव लेस क्लाउड ओवर द इक्वेटोरियल रीजन। जो सब ट्रॉपिकल रीजन में कम क्लाउड होते हैं इक्वेटोरियल रीजन के मुकाबले, तो क्लाउड कवर कम होगा तो बहुत ज़्यादा इंसोलेशन आएगी, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाएगा। सब ट्रॉपिकल एरिया है लॉन्गर डे आर इन समर, भाई समर में लंबे दिन होते हैं वहाँ पे सब ट्रॉपिकल एरिया में। सब ट्रॉपिकल एरिया को समझो जैसे ये इक्वेटर, ये अर्थ, ये इक्वेटर, इक्वेटर से क्या है 23.5 डिग्री उत्तर दक्षिण का ये सारा एरिया ये आ जाएगा। इसके बाद का 23.5 से 30 डिग्री तक का ये सारा इलाका सब ट्रॉपिकल कहलाता है। तो इक्वेटर के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है गर्मियों के अंदर, उसकी वजह पूछ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम नॉर्थवर्ड जाते हैं गर्मियों में तो दिन की लंबाई बढ़ती है, बात तो ठीक है, वहाँ दिन की लंबाई ज़्यादा है। बात पहले भाई वहाँ डेजर्टिक कंडीशन है तो दिन में ज़्यादा इंसोलेशन आ सकता है क्लियर स्काई है। इक्वेटर पे तो क्या होता है दिन में 2 बजे के बाद बारिश होने लगती है। सब ट्रॉपिकल एरिया हैव इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, या वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा है कंपेयर टू इक्वेटोरियल एरिया, क्या वो भी ऐसा कारण हो सकता है? सब ट्रॉपिकल एरिया नियर टू द ओशनिक एरिया
देन इक्वेटोरियल, कि भाई सब ट्रॉपिकल एरिया ओशन के पास है, इस वजह से भी, इस वजह से तो वहाँ ठंड होनी चाहिए, यानी कि सम होना चाहिए, ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए। तो ये कोई वो देखें। अब इसके अंदर भी देखना, या तो ये होता भी कौन कौन से ठीक है, 1 2 3 या 2 3 4 इस तरह के होते हैं। इसमें भी तुम्हें मोर एक्यूरेट, ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है उसको देखना पड़ेगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर द डेज लॉन्गेस्ट, इनमें से कौन से सिटी सबसे लंबे दिन होंगे। जैसे अभी डिस्कस किया था, जैसे नॉर्थवर्ड जाएंगे तो वहाँ दिन की लंबाई बढ़ती है, तो नॉर्थवर्ड जाएंगे तो देखना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा नॉर्थ की तरफ है, वहाँ पे दिन की ज़्यादा लंबाई होगी गर्मियों में। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, ऑन विच फैक्टर टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस डिपेंड, किसी जगह का तापमान किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी जगह के तापमान को प्रभावित करते हैं, उन सारे फैक्टर को डिटेल से डिस्कस करना है, सुइटेबल डायग्राम बनाने हैं, क्योंकि डायग्राम जरूर, मैप्स एंड डायग्राम पे ज़्यादा जोर देना है, इस पर तो ध्यान रखना ही है, पर उसको प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन कर लोगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कोई नहीं आते तो उसको दोबारा से उसको देखें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।